सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के प्री बोर्ड के पेपर को हल करने जा रहे हैं। मित्रों, आइए देखते हैं। हमारे सामने है प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 का कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 001001। आइए प्रश्न पत्र को देखते हैं और जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि अब जो है उत्तराखंड बोर्ड में जो थ्योरी है हिंदी का, जो सैद्धांतिक है, वो 80 पूर्णांक हो गया है। 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन जो विद्यालय स्तर से अपने ही शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाएगा। समय 3 घंटे का ही है पेपर को हल करने का। प्रश्नों में जो खंड हैं उसके बारे में यहाँ पर निर्देश दिया है। निर्देश देख लीजिए। निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 6 खंड क, ख, ग, घ और च तथा छ 6 खंड हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यहाँ तक आप समझे। तो अब देखिए खंड क क्या है। खंड क जो है वो है अपठितांश गद्यांश। अपठितांश किसको बोलते हैं? जो पढ़ा नहीं गया हो, जो हमारी पुस्तक से नहीं है, कहीं से भी पेपर सेट करने वाले ने आपको ये दे दिया है और उस पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। 4 प्रश्न इसमें आएंगे। यहाँ अंक विभाजन मैंने प्रश्न के अंत में दिया है कि वो 4 प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। 2 + 2 + 2 + 2 यानी कि 8 नंबर का ये प्रश्न आएगा। प्रश्न क्या है देख लीजिए कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हमारा ये गद्यांश है। गद्यांश को आप पढ़ेंगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपको गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। हमारा गद्यांश है, यह निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति का समुचित विकास अपनी ही भाषा के पठन पाठन से होता है। आज देश में जिस प्रकार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की बाढ़ आई हुई है तथा जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम द्वारा पढ़ाने को अनिवार्य मानने लगा है, उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदी हमारे संविधान द्वारा स्वीकृत हमारे देश की मातृभाषा है। विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ने के कारण बालक अपने विचारों को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। वह यथेच्छ ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ी हुई सामग्री को वह ठीक से नहीं समझता ही नहीं है और रट लेता है। इसलिए शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ये तो था गद्यांश। अब इस गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैंने पहले ही बोला कि आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी आप उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से दे पाएंगे। तो हमारे पास पहला प्रश्न निकल कर आता है इस गद्यांश पर आधारित। पहला प्रश्न हमारा है कि व्यक्ति का सही विकास कैसे हो सकता है। तो इसी में दिया है कि व्यक्तित्व का जो सही विकास है वो अपनी ही भाषा के पठन पाठन से होता है। तो यही इसका उत्तर हमने यहाँ पर उत्तर दिया है कि व्यक्तित्व का सही विकास अपनी ही भाषा के पठन पाठन से होता है। इसी प्रकार इसी गद्यांश पर आधारित दूसरा प्रश्न है। ख प्रश्न मैंने बोला 4 प्रश्न आएंगे गद्यांश पर आधारित। तो दूसरा प्रश्न है, बच्चे अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते, उसका क्या कारण है कि शिक्षा का जो माध्यम है विदेशी भाषा है और विदेशी भाषा शिक्षा का माध्यम होने के कारण बच्चे अपने विचारों को ठीक से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अब इसमें जो तीसरा ग नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है मित्रों, वो दिया है कि क्यों नहीं लगता कि हिंदी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा है। तो इसलिए नहीं लगता कि आजकल सर्वत्र
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का बोलबाला है और प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम द्वारा पढ़ाने को अनिवार्य मानने लगा है। यह देखकर ऐसा नहीं लगता कि हिंदी हमारे संविधान के द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा है। तो ये समझ में आया होगा, ये गद्यांश में ही था। अब आता है प्रश्न कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। मतलब जो सही शीर्षक, इसका नाम जो सही क्या हो सकता है, उपयुक्त शीर्षक आपको इसमें बताना है। तो शीर्षक इसका हो सकता है मातृभाषा और व्यक्तित्व विकास, ये हो सकता है, या फिर मातृभाषा शिक्षण का महत्व। तो ये इसके शीर्षक हो सकते हैं। तो आप शीर्षक लिखेंगे, 2 अंक का ये प्रश्न शीर्षक वाला आता है परीक्षा में। अब आता है मित्रों खंड ख। अब खंड ख में क्या आता है? खंड ख में आता है रचना, जो कि आपको अपने दिमाग से अपने विचार जो लिखने होते हैं उसी को रचना कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर निबंध आ गया, निबंध रचना में आया, पत्र लिखने को आया, वो भी रचना में आया। तो यहाँ पर क्या है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों का निबंध लिखिए या 250 शब्दों का निबंध लिखिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न होगा। और ये प्रश्न पहले 10 अंक का आता था, लेकिन इस बार 2022-23 की 2023 में होने वाली मार्च में जो परीक्षाएं हैं उसमें ये जो है 8 अंक का ये प्रश्न आना है। तो अब इसमें निबंध आएंगे। अब निबंध कोई भी आ सकते हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट का सवाल नहीं होता। ये कुछ भी विषय जो नया चल रहा है उस पर आपको निबंध अपने विचार लिखने के लिए आ जाते हैं। संकेत बिंदु वहाँ पर दिए हुए हैं, यानी कि जो हेडिंग है वो दिए हुए हैं, उनके आधार पर आपको लिखना होता है। तो ये जैसे कि पहला इसमें आ गया है भारतीय संस्कृति अनेकता में एकता, ये विषय है आपके निबंध लिखने का। और ऐसे दूसरा विषय है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण। तो 2 विषय यहाँ पर दिए हैं, 2 विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना है, दोनों पर नहीं लिखना है। दोनों निबंध के जो हेडिंग्स हैं, संकेत बिंदु, वो भी दिए हैं। जैसे पहले वाले का है भारतीय कौन, भारतीयता एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति और सादा जीवन उच्च विचार, अनेकता में एकता। तो ये इस प्रकार हेडिंग्स दिए हैं, संकेत बिंदु दिए हैं, इनके आधार पर आपको अपने विचार लिखने होते हैं। अब आता है दूसरा जो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध है, उसके संकेत बिंदु हैं पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का निवारण, पर्यावरण प्रदूषण के रोकथाम की आवश्यकता। तो ये इस प्रकार से आपका जो है निबंध, आपको विषय दिए होंगे 2, उनमें से किसी एक विषय पे लिखना है। और जो विषय आप लिखेंगे उसमें जो हेडिंग्स दिए हैं, जो संकेत बिंदु दिए हैं, उनको आधार जरूर बनाएंगे, उनके आधार पे आप निबंध लिखेंगे। अब मित्रों इसी रचना जो खंड खा है, इसी में प्रार्थना पत्र लिखने को लिए भी आता है। प्रार्थना पत्र हो गया या जो है और किसी प्रकार का पत्र हो गया, औपचारिक अनौपचारिक पत्र जो हैं, तो उस तरह के पत्र यहाँ पर आते हैं। जैसे कि हमारा तीसरा जहाँ पे प्रश्न दिया है कि अपने विद्यालय में खेल कूद के सामान की सुविधा बढ़ाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मित्रों पिछली बार तक ये 4 अंकों का आता था, अब की 5 अंकों का आता था, अब की बार ये 4 अंक का है। तो ये 20 अंक क्योंकि मैंने बताया कि विद्यालय स्तर पर निर्धारित किए जाने हैं इस बार से। तो पहली बार उत्तराखंड में ये हो रहा है कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषयों में भी आंतरिक मूल्यांकन कर दिया गया है, जो 20 अंक आपको विद्यालय से अपने शिक्षकों से मिलने हैं। तो अब ये आया कि अपने विद्यालय में खेल कूद के सामान की सुविधा बढ़ाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो इस पत्र को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक उदाहरण मैंने दिया है, उदाहरण है, आप किसी और तरह का भी लिख सकते हैं। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि ऐसे आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य, फिर आप विद्यालय का नाम लिखना, जो पत्र में लिखने नाम दिया होगा कौन सा विद्यालय, वही विद्यालय लिखना है, और अपना नाम भी जो दिया होगा वही नाम लिखना है। अपने विद्यालय का लिखना नहीं लिखना है, उस विद्यालय की लिखना है जो पेपर में दिया होगा। तो रायका, अब रायका कहाँ का है, यहाँ मैंने अल्मोड़ा लिख दिया,
तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अल्मोड़ा ही लिखें, आप उसे चंपावत भी लिख सकते हैं, देहरादून भी लिख सकते हैं, ऊधम सिंह नगर लिख सकते हैं, आप उसको उत्तरकाशी लिख सकते हैं, टिहरी लिख सकते, कोई भी जिला आप जहाँ भी है आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आया विषय, विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र। विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु जो है प्रार्थना पत्र, तो विषय भी आप अवश्य लिखें, तभी आपका जो पत्र है वो सही समझा जाएगा। अब आता है महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारे विद्यालय में इस समय केवल क्रिकेट के खेल के सामान की सुविधा उपलब्ध है, जबकि हमारे विद्यालय में विगत वर्षों में बैडमिंटन और वॉलीबॉल के खिलाड़ी प्रदान हमारे विद्यालय ने किए हैं। वर्तमान में हमारे विद्यालय में बैडमिंटन के अभ्यास के लिए अच्छा नेट नहीं है और ना ही शटलकॉक उपलब्ध है। प्रायः विद्यार्थियों को शटलकॉक स्वयं बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है, जो कि 2-3 अभ्यास में टूट जाती है। निर्धन खिलाड़ी इस खर्च को सहन करने में असमर्थ हैं और जिस कारण उन्होंने विद्यालय में अभ्यास करना छोड़ दिया है। यही स्थिति वॉलीबॉल की है। वॉलीबॉल तो विद्यालय में खरीदी ही नहीं गई है। इन सब का परिणाम यह है कि विद्यालय के क्षेत्र में कभी शिखर पर रहने वाले मतलब खेल के क्षेत्र में कभी शिखर पर रहने वाले हमारे विद्यालय का अब कहीं भी नामो निशान नहीं है। मतलब आपको ये याद दिलाना है अपने प्रधानाचार्य को किस चीज़ की हमारे विद्यालय में कमी है। तो आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में खेल सुविधाओं और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराकर हम खिलाड़ी छात्रों का उत्साहवर्धन करने की कृपा कीजिएगा। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि विद्यालय में आवश्यक खेल सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है तो हम विद्यालय को खेल के क्षेत्र में फिर से शिखर तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। दिनांक डाल देंगे और नीचे अपना नाम जो भी होगा हम हैं विद्यालय के खिलाड़ी छात्र। तो इस तरह से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से पत्र लिखने को आएंगे। एक प्रकार का मैंने बताया, अथवा ये पत्र आ गया हमारा प्री बोर्ड में, मैंने जो पेपर दिया था अपने बच्चों को वहाँ पर ये दूसरा पत्र दिया था मैंने अथवा करके। दोनों में से कोई एक करना था। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो ये पत्र किस प्रकार से लिख सकते हैं देख लीजिए। तो यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया 386 पटियाला पंजाब, दिनांक, इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आप शुरुआत करेंगे प्रिय मित्र से। ठीक है, प्रिय मित्र से शुरू कर दे क्योंकि अपने मित्र के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय मित्र, आप मित्र का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। कोई भी मित्र जो होगा आपका उसका नाम लिख दीजिए और यदि पत्र में नाम दिए हैं तो वही पत्र में दिए गए नाम लिखना है। कल मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा उपहार स्वरूप भेजा गया डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ। यह बेशकीमती उपहार मुझे तुम्हारे स्नेह की मधुर गंध और उपस्थिति का एहसास करा गया। अपनी परीक्षा के चलते तुम स्वयं नहीं आ सके, कोई बात नहीं। तुम्हारे स्नेह और मजबूरी को मैं भली भांति समझता हूँ। मन करता है तुम्हारे पास उड़ता चला आऊं, किंतु इस समय मैं तुम्हारे अध्ययन में बाधा नहीं बनना चाहता। जैसे ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त होगी मैं दौड़ा चला आऊँगा। भेजे गए उपहार और स्नेह के लिए तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद। माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद एवं पम्मी की ओर से अपने चाचू को मीठी सी पप्पी। तो ये कुछ भी आप अपने विचार लिखिएगा। परीक्षा में सफलता की शुभकामनाओं सहित तुम्हारा मित्र अनुज। तो ये नाम आप वही लिखिए जो पेपर में दिए होंगे। नाम दिए रहते हैं पेपर में, वही आपको लिखने हैं। अब आता है मित्रों, ये आप पत्र समझ गए होंगे, 2 में से एक ही करना है, निबंध भी 2 में से एक ही करना है। अब आता है खंड ग। खंड ग आता है व्याकरण वाला पोर्शन। व्याकरण वाले में क्या क्या आता है, इस बार क्या क्या आना है वो मैंने पेपर में यहाँ पर दिया है। प्री बोर्ड का
ये बोर्ड से पहले जो एक बोर्ड तैयारी के लिए हम कराते हैं परीक्षा, उसी को प्री बोर्ड बोला जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इसका अभ्यास कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पेपर बोर्ड में किस तरह से आने वाला है। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें और समझें किस तरह से पेपर आपके पास आएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद लिखिए। कुछ वाक्य हैं नीचे, उनमें से क्रियापद छांटकर उनका भेद लिखना है। वाक्य नंबर जो क है हमारे पास है, माँ ने पकवान बनाए। ये अब इसमें क्रियापद क्या है, तो मैंने उत्तर दिया है यहाँ पर, आप उत्तर देख लीजिए कि बनाए जो शब्द है वो क्रियापद है। और कौन सी क्रिया है, समापिका क्रिया है और मुख्य क्रिया है और सकर्मक क्रिया है। तो ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए क्रिया भेद लिखते समय, कि वो समापिका क्रिया है या असमापिका क्रिया है, मुख्य क्रिया है या संयुक्त क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख लेंगे तो आप क्रिया का भेद लिख पाएंगे। अब आता है, सुमित मकान देख रहा है। अब इसमें जो क्रिया है वो है देख रहा है। इसकी जो क्रिया है वो क्या है, देख रहा है। अब इसमें भी जो है सकर्मक क्रिया है, समापिका क्रिया है, लेकिन इसमें जो क्रिया मुख्य की जगह क्या हो गया, संयुक्त हो गया, क्योंकि ये पूरे मिल करके क्रिया बन रही है। देख रहा है मतलब तीन जो शब्द हैं, देख रहा है, तीन से मिलकर के क्रिया बनी, तो ये संयुक्त क्रिया है। और पहले वाले में केवल क्या क्रिया थी, बनाए, तो ये सिंगल था, तो ये मुख्य क्रिया है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न आता है, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है आपको। ये क्या है, आंचल प्रतिदिन विद्यालय जाती है। हमारे पास ये वाक्य है, इसके आगे लिखा है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। इसमें से क्रिया विशेषण शब्द जो है उसको छांट दीजिए और लिख लीजिए। तो ये जो प्रतिदिन शब्द है ये क्रिया विशेषण है, यही इसका उत्तर है। अब जो देखिए, ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय छांट करके लिखना है। तो इसमें जो अपेक्षा शब्द है ये इसका समुच्चय बोधक है और इसका उत्तर भी अपेक्षा हो जाता है। अब आता है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि संगीता घर आई और उसने पत्र लिखा। इसको जोड़ करके एक सरल वाक्य में बदलना है। तो देखिए उत्तर आपके सामने है, संगीता ने घर आकर पत्र लिखा। तो हो गया, इसको सरल वाक्य बन गया। इस तरह से अब दूसरा वाक्य है, वह कल विद्यालय क्यों नहीं गया। ये वाक्य है। अब इसको हमने ये प्रश्नवाचक वाक्य बनाया है, क्योंकि प्रश्न में क्या था, प्रश्न में था कि वह कल विद्यालय नहीं गया। इसको प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना था, तो इसको क्या बन गया, वह कल विद्यालय नहीं गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। सातवां जो प्रश्न आता है वो आता है वाच्य से। भगवान हमारी रक्षा करता है, इसको कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो इसको क्या हो जाएगा, कर्म वाच्य में द्वारा या से का प्रयोग होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। अब यदि द्वारा लगा है, ऐसा वाक्य है, सरकार द्वारा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, इसको कृतवाच्य बनाइए। तो आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वही वाच्य है। ठीक है, वॉइस को ही वाच्य कहते हैं। अब इसको क्या बनाना है, कृतवाच्य। तो क्या हो जाएगा, सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च कर रही है। तो अब आता है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है मित्रों कि उदधि जो शब्द है, उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है। तो अब इसमें उत्तम दधि इसका उत्तर हो जाएगा।
ये यहीं पे से आपको छांटना है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से पयोधर का अर्थ छांटकर लिखिए। पयोधर मतलब जो जल को धारण करता है, पानी को धारण करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बादल। इनमें से छांट के लिखना था। तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो आप ध्यान रखिए कि पेपर का जो सैंपल है वो इसी तरह से होना है। अब आता है खंड घ। ये आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं। पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। क्षितिज का भाग 2। वहाँ से सबसे पहले काव्य खंड से ये प्रश्न पूछे गए हैं। काव्य खंड में कुछ कविता है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं। अब आपको इन कविता को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2+2 यानी कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आपको करने हैं। 2 कविताओं के नहीं करने हैं, एक ही कविता के करने हैं। कविताएं 2 हैं लेकिन किसी एक कविता के नीचे के प्रश्न करने हैं। और ऐसा भी नहीं करना कि एक कविता का कर दिया एक और दूसरे का कर दिया 2, ऐसे हो गए 2। नहीं, एक के करने हैं, चाहे पहली के करो चाहे दूसरी कविता के करो, लेकिन प्रश्न दोनों करने हैं। ठीक है। अब आता है ये कविता हमारे पास है, फसल क्या है ना। देख लीजिए, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब ये कविता है। अब इसमें पहले खुद ही पूछ लिया है कवि ने फसल क्या है। तो अब इसमें प्रश्न यही आता है कि कवि के अनुसार फसल क्या है। ये पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है। अब कवि के अनुसार फसल क्या है, यहाँ पर उत्तर मैंने दिया है। ये उत्तर आप परीक्षा में लिखिएगा। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू, किसानों और खेतीहर मजदूरों के हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म, सूरज की किरणों का रूपांतर, हवा की थिरकन का संकोच, अर्थात फसल मिट्टी, जल, हवा, किसान के परिश्रम और सूरज की गर्मी के मेल का शुभ परिणाम होता है। किसान ने मिट्टी में मेहनत करके उसे उगाया है, नदियों के जल से उसे सींचा है और हवा ने उसे लहराया है और सूरज ने उसे पकाया है। तो इस प्रकार फसल इन सब के समन्वित प्रयास का परिणाम होता है। अब आता है प्रश्न 3 प्रश्न इसमें दिए होंगे एक कविता के, आपको केवल 2 करने हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप। सूरज की किरणों का रूपांतर क्या है, प्रश्न आता है। तो सूरज की किरणों का रूपांतर जो है, फसल की जो बालियां, जो फसल होती है, जो पक के तैयार हो जाती है, उसके दाने, वही सूरज की किरणों का रूपांतर होता है। तो आप उत्तर देख लीजिए, फसल की बालियां, उसके सुनहरे दाने मानो सूरज की किरणों का रूपांतरण है। अब प्रश्न आता है, एक कवि और कविता का नाम लिखिए। इस जो कविता है ना दे रखी, उसमें उसके कवि और कविता का नाम लिखना है। तो ये जो हमारे पास फसल जो कविता है, ये नागार्जुन जी ने लिखी है। कविता का नाम फसल है और कवि इसके नागार्जुन जी हैं। ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरी कविता। आपको दोनों में से एक ही करनी है, जैसे मैंने पहले ही बताया। दूसरी कविता हमारे पास ये है, सूरदास जी की कविता है, पढ़ी होगी शायद आपने। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरिहारिल की लकरी। तो ये कविता, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा, बहुत अच्छी कविता है ये, अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया है। तो आप वहाँ से इस कविता को देख लीजिएगा,
बहुत अच्छी कविता है और वहाँ से इसका अर्थ भी समझ लीजिएगा। मैंने इसका हिंदी अनुवाद बताया है। अभी यहाँ हम प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। मित्रों, पहला प्रश्न इसमें है कि हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया है। तो हारिल पक्षी की जो लकड़ी है वो श्री कृष्ण जी को कहा गया है। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, हारिल पक्षी की लकड़ी श्री कृष्ण जी को कहा गया है। अब आता है इसमें कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है। तो कड़वी ककड़ी किसे कहा गया है, उत्तर यहीं पर है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को कड़वी ककड़ी कहा गया है। एक प्रश्न और है इसमें, तीसरा, गोपियां योग का संदेश किसे देने को कहती हैं। तो गोपियां जो है योग का संदेश गोपियां योग का संदेश उन्हें देने के लिए कहते हैं जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनका मन भटकता रहता है इधर उधर, उनको कहते हैं उनको जाके दे योग का संदेश, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब मित्रों 10वां जो प्रश्न आता है, तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। 10वां प्रश्न क्या आएगा इस बार। 10वां प्रश्न आएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 प्रश्न होंगे, 4 होंगे, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे और ये काव्य खंड से होंगे मित्रों, क्षितिज पुस्तक के काव्य खंड से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताईं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। अब इसमें पहली विशेषता क्या है, वीर योद्धा देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं। दूसरी बात जो है, वो जो वीर योद्धा होते हैं जो लड़ाई के मैदान में जाते हैं ना, तो वो अपनी वीरता की बातें नहीं बताते। अब अपनी वीरता दिखाते हैं। तो वीर योद्धा रणभूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपनी बातों से नहीं बताते। तीसरी बात है कि वीरता और संतोष वीरों का अनन्य गुण होता है, उन्हें अकारण ही क्रोध नहीं आता। जो वीर होते हैं उनको बिना कारण के क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, और यदि आता भी है तो वह क्रोध में भी अपना विवेक नहीं खोते, अपनी बुद्धि को बिल्कुल सही रखते हैं। ठीक है, आपा नहीं खोते अपना। चौथी बात है कि गाली देना कायरों और दुर्बलों का अस्त्र है। वीर योद्धा दूसरों को गाली देकर अपमान नहीं करते, भले ही वह शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन वो गाली नहीं देते हैं। एक प्रश्न और यहाँ पर आया है, हमारी जो कविता है आत्मकथित जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित, जो छायावाद के कवि हुए हैं, उन्होंने लिखी है इस आत्मकथ्य कविता। उसमें से प्रश्न है, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर आपको अपनी कॉपियों में, अपनी किताबों में भी इसका उत्तर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ भी इसका उत्तर देख लीजिए कि कवि जीवन रूपी यात्रा में स्वयं को अत्यधिक थका हुआ अनुभव करता है। अपनी जीवन रूपी जो जीवन की यात्रा है उसमें वो अपने को थका हुआ अनुभव करता है, इसलिए उसके पास स्मृतियों का ही ऐसा संबल है, सहारा है, यादें ही उसका सहारा है, और वो ऐसा सहारा है जिसके माध्यम से वह अपने जीवन में आगे का रास्ता तय करेगा। स्मृति को पाथे बनाने से आशय यह है कि जीवन की मधुर स्मृतियां व्यक्ति को जीवन की विषम परिस्थितियों में उसका संबल और प्रेरणा बनकर उसे अबाध रूप से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती रहती हैं। ये स्मृतियां उसके लिए उसी प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं जिस प्रकार निरंतर चलते जाने से पथिक की शक्ति जब क्षीण हो जाती है तो उसका शरीर जब शिथिल होने लगता है, तब पाथे जो है उसे नव स्फूर्ति और शक्ति प्रदान कर उसकी आगे की यात्रा को पूर्ण करने में सफल होता है। अब आता है अगला प्रश्न कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी।
अब यहाँ पर तो हम तीनों प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, आपको केवल 2 ही करने हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी, कुछ 3-4 बातें बताई थी। उसमें जो पहली बात है वो है कि बेटा अपनी सुंदरता पर कभी मुग्ध ना होना, अपने सौंदर्य पर मुग्ध नहीं होना है, घमंड नहीं करना है अपनी सुंदरता पे। दूसरा है कि वस्त्र और आभूषण के बंधन रूपी लालच में नहीं पड़ना। स्त्रियों का बंधन है स्त्री जीवन के, जो आभूषण और वस्त्र और आभूषण क्या है? वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, तो इनके लालच में नहीं पड़ना है, कभी भी इनके लालच में नहीं फंसना है। अगला प्रश्न जो नंबर था, जो समझाई बात, वो है कि अपनी सरलता, अपने भोलेपन, अपनी कोमलता को हमेशा बनाए रखना, पर उसे अपनी कमजोरी मत बनने देना, जिससे जिससे लोग उसका अनुचित लाभ उठाकर उसका शोषण ना कर सकें। फिर एक बात अंत में और बताई, अपनी बेटी को सीख दी कि आग और पानी का प्रयोग जीवन को संवारने के लिए करना है। आग रोटियां पकाने के लिए, जलने के लिए नहीं। उनका कहना था, उसकी माँ का, कि उनका आत्महत्या के लिए प्रयोग नहीं करना है आग और पानी को, और ना ही उसके अपने खिलाफ उसका प्रयोग दूसरों को करने देना है। क्योंकि आजकल जो है बहू बेटियों को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, या वो आत्महत्या कर लेती हैं पानी में डूब करके। तो इस प्रकार का कदम नहीं उठाना है। ये आग और पानी जीवन को संवारने के लिए हैं, आत्महत्या करने के लिए नहीं होते हैं। अब अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आता है, इसी में से चल रहे हैं हम, कविताओं के प्रश्न चल रहे हैं। ये अनिवार्य प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नहीं है। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और अन्य जो और भी क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर, कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा फिल्म क्षेत्र, संचार क्षेत्र, प्रकाशन जगत, चिकित्सा, कला आदि सभी क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। संगीतकार क्या हुआ? सहायक, साथ देने वाला। तो जीवन के इन सभी क्षेत्रों में सफलता कभी भी दूसरों के सहयोग के बिना प्राप्त नहीं होती। यदि वे ये सहायक उस काम में अपना संपूर्ण योगदान ना दें तो सफलता संदिग्ध ही रहती है। फिर भी ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करते रहते हैं। कार्य की सफलता का श्रेय केवल नायक को मिलता है और ये लोग अंधेरे में ही रह जाते हैं। अब आता है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्या कारण है? क्यों कहता है ऐसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर यहीं पर मैंने दिया है कि बादल जो है, बादल की गर्जन में शोषण, अभाव, विवशता के विध्वंस के लिए विप्लव और क्रांति की चेतना होती है। निराला जी ने बादल के गर्जन को क्रांति के बिंब के रूप में चयनित किया और उसको क्रांति के बिंब के रूप में चयनित करते हुए उससे बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा, क्योंकि बरसने का अर्थात रोने से उसके शोषण, अभाव और विवशता का अंत नहीं होने वाला है। गरजना पड़ेगा तभी उसका शोषण का अंत होगा। तो आज़ादी का समय था, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन चल रहे थे, उस समय उन्होंने ये कविता लिखी थी। अब आता है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अभी काव्यांश थे, अब गद्यांश है। क्षितिज के गद्यांश पाठ के में से दिए हैं। तो हमारा एक अंतिम पाठ है जिसका नाम है संस्कृति। उस पाठ से ये गद्यांश यहाँ पर दिया है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है,
वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य ही भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। तो ये गद्यांश महत्वपूर्ण है और इसमें पहला प्रश्न है कि वास्तविक संस्कृत कौन है? वास्तविक रूप में संस्कृत व्यक्ति कौन है? तो कौन है? तो इसका जो है उत्तर यहां पर दिया है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने परिश्रम से किसी नई चीज की खोज करता है, वही वास्तविक रूप में संस्कृत व्यक्ति है। अब अगला प्रश्न यहां पर आता है कि संस्कृत व्यक्ति अपनी अगली पीढ़ी के लिए किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? तो संस्कृत व्यक्ति द्वारा खोजी गई चीज उसकी अगली पीढ़ी को अनायास ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार संस्कृत व्यक्ति अगली पीढ़ी के लिए उन्नति और विकास का एक नया मार्ग खोल देता है। अब यहां पे दूसरा गद्यांश है। केवल एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन दूसरा गद्यांश भी हम देख लेते हैं। दूसरा गद्यांश है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी मां, धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहनशील भी सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिता की हर ज्यादती को, अपने प्राप्य और बच्चों की हर अनुचित उचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा मां के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूं। तो ये गद्यांश है हमारी क्षितिज पुस्तक से। तो इसमें क्या बताया है, लेखिका जो है वो क्या बताती हैं? अब इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, लेखिका अपनी मां को पिता के ठीक विपरीत देखती है। क्यों देखती है? क्यों देखती है? उत्तर यहीं पर मैंने दिया भी है कि लेखिका की मां, जैसा कि लेखिका ने अभी इसमें गद्यांश में बताया कि लेखिका की माता अनपढ़, धैर्यशालिनी, त्यागी, दब्बू, सहज, सरल और अपने उत्तरदायित्व को समझने तथा निर्वहन करने वाली महिला थी, जबकि उनके पिता मां के स्वभाव के विपरीत पढ़े लिखे, असहिष्णु, हुक्म चलाने वाले, अपने प्रति सजग, सब कुछ प्राप्त करने की लालसा रखने वाले गुस्सेल किस्म के व्यक्ति थे। ठीक है ना? अब आता है कि लेखिका ने अपनी मां में कौन कौन से गुण देखे और किस रूप में देखे। तो लेखिका ने अपनी मां में धैर्य, सहनशीलता के गुण दब्बूपन के रूप में देखे। इसलिए पिताजी की ज्यादती तथा बच्चों की फरमाइश एवं जिद को सहज भाव में स्वीकार करती थी। उनमें त्याग का गुण विद्यमान था, किंतु मजबूरी के रूप में था, क्योंकि वे अपने दब्बूपन और अज्ञानता के कारण कभी कुछ अपने लिए नहीं मांगती थी। तो दो गद्यांश दिए हैं, केवल एक ही गद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देने हैं। बोर्ड में भी आपको दो गद्यांश आएंगे, आपको केवल एक ही गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको जो है दो गद्यांश में से केवल एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 गद्य खंड से ही है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर केवल दो प्रश्नों के उत्तर, एक एक नंबर के दो प्रश्न हैं, उनको आपको करना है। तो क्या है? पहला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो हमारी क्षितिज पुस्तक में एक पाठ है बाल गोविंद भगत, तो उसमें से प्रश्न दिया है। तो भगत की पुत्रवधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू
क्योंकि भगत जी हो गए थे बहुत बूढ़े, तो उनकी वृद्धावस्था के कारण उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, उनका कोई था ही नहीं। तो उसका तर्क था बहू का कि वृद्धावस्था में कौन भगत जी के लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन उनकी सेवा करेगा और उनकी देखभाल कौन करेगा। ऐसे ही सब कारणों से भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। अब प्रश्न आता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है। उत्तर भी यहीं पर दिया है हमने, ये उत्तर आपके सामने है कि फादर बुल्के ने अपने संपूर्ण जीवन में मानव सेवा की। प्रत्येक व्यक्ति से उनके परिवार के बारे में, उनकी व्यक्तिगत दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर का स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना व्यक्ति को एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। इसी कारण लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे शहनाई बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। पाठ में नौबत खाने में इबादत एक पाठ है, उस पाठ में ये उनको मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो उत्तर मैंने आपके सामने दे दिया है, यहीं पर आप उत्तर देख लीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, 3 में से 2 ही आपको करने हैं कि अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है और मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। और दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह शहनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि की संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब थे। उन्होंने देश के अनेक शुभ अवसरों पर मंगल ध्वनि बजाई है, इसलिए उन्हें मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। अब प्रश्न आता है, एक एक नंबर के और 2 प्रश्न हैं यहाँ पर के क्षितिज गद्य खंड से कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। देखो वो चश्मे वाला जो था ना, फौज में थोड़ी गया था, फौज में भी नहीं गया और ना वो कैप्टन था, फिर भी उसे लोग कैप्टन कहते थे। तो देखिए कि पूरे कस्बे में जो वो कस्बा था, उस पूरे कस्बे में कैप्टन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था और उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी। उसे लगता था ये नेताजी का अपमान है, तो वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था, अपनी दुकान से वहाँ पर चश्मा लगाया करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो सिंपल सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। एक प्रश्न यहाँ पर एक पाठ है हमारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो उस पाठ से ये प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ पाठ है। तो प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे, द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। तो द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क दिए और उस स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। क्या क्या तर्क दिए कि स्त्रियों नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग संस्कृत बोलते थे, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पुराने जमाने में स्त्रियों की शिक्षा का कोई लिपिबद्ध प्रमाण नहीं मिला। निबंधकार ने तर्क दिया है कि हो सकता है यह प्रमाण नष्ट हो गया हो। फिर तीसरा पॉइंट जो है, विश्वरा, शीला, विज्जा, अत्रि की पत्नी, गार्गी, मंडन मिश्र की पत्नी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने तर्क प्रस्तुत किया कि ये सभी शिक्षित थी, इसलिए स्त्रियों को पढ़ाना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट जो था वो है शकुंतला, साध्वी, सीता, रुक्मिणी आदि का उदाहरण देकर द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने वालों पर प्रहार करके उसे जो है स्त्री शिक्षा पर बल दिया।
तो इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितने भी मैंने प्रश्न यहाँ पर दिए हैं परीक्षा में, वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें से कुछ परीक्षा में आ सकता है, तो आप पूरी तैयारी के साथ परीक्षा में जाइएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अब आता है कृतिका से कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, देख लीजिए। कृतिका के प्रश्न हैं, प्रश्न संख्या 15। 15वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर 4 प्रश्न दिए होंगे या 5 दिए होंगे, आपको उसमें से केवल 3 करने हैं। पहला प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखिए, भोलानाथ बच्चा था, और जब बच्चा था, छोटा था बचपन में, तो भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे। वह उन मित्रों के झुंड में खेलता कूदता और खूब खूब तमाशे करता था। उसे खेलना कूदना बहुत प्रिय था, इसलिए वह साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है और उनके खेल कूद में शामिल हो जाता है। अब आता है कि रानी एलिजाबेथ, ये हमारे पास कृतिका में दूसरा पाठ है, जॉर्ज पंचम की नाक, उससे ये प्रश्न दिया गया है। उसका उत्तर भी मैंने यहाँ पर दिया है। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था और उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, यह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी और उसके जो वस्त्र हैं, उसके जो ड्रेस है, वो सही होनी चाहिए थी, वेशभूषा सही होनी चाहिए थी, क्योंकि अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, इसलिए वो परेशान था और ये बात तर्कसंगत थी। अब आता है अगला प्रश्न। ये हमारे पास तीसरा पार्ट आता है हमारी कृतिका पुस्तक से, साना साना हाथ जोड़ी, ये पाठ है, उससे प्रश्न पूछा गया है। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? तो इसका उत्तर आप देखिए कि लेखिका जब यूमथांग की ओर जा रही थी, तो उन्हें कुटिया के अंदर घूमता हुआ एक चक्र दिखाई दिया। जितेन नार्गे जो उनका गाइड था, जो उनको दिखा रहा था सब जगह, तो जितेन नार्गे ने लेखिका को बताया कि यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, मतलब इसको घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। आज भी लोग ऐसे ही विश्वास से जुड़े हुए हैं। सारे भारत के लोगों की आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं सब एक जैसे ही हैं। अब चौथा प्रश्न, इसमें मैंने कहा था 4 प्रश्न दिए होंगे, और करने आपको 3 हैं। तो चौथा प्रश्न यहां पर है, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया है? भुगतान यहां पर लिख दिया है, ये होगा भोक्ता, ये गलत है। भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? तो हिरोशिमा में एक सड़क पर घूमते हुए अणु विस्फोट से काले हुए पत्थर पर छपी हुई एक मानव आकृति को देखकर लेखक को एक थप्पड़ सा लगा, अर्थात धक्का लगा। लेखक अवाक रह गया और स्वयं को विस्फोट का भोक्ता अनुभव करने लगा। ठीक है। अब यहां पर खंड च आ जाता है। खंड च देखिए क्या है। संस्कृत विनोदनी एक पुस्तक है, उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 9 और 10 में चलती है। तो यहाँ भाग 2 संस्कृत विनोदनी से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में पुस्तक लगाई गई है। इसमें से प्रश्न आते हैं खंड च। तो इसमें क्या है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा 3 प्रश्नान उत्तरत पूर्ण वाक्यन उत्तरत। नीचे गद्यांश है, उस गद्यांश को पढ़ना है, संस्कृत का गद्यांश है, उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं पूरे वाक्य में। तो आप देखिए, गद्यांश को देख लेते हैं। गद्यांश है, चंद्रगुप्त मगध देश से नृपा आसीत। चंद्रगुप्त मगध देश का राजा था।
तस्य मंत्री चाणक्य आसीत, उसका मंत्री चाणक्य था। तपोधन सा राजतंत्र से ज्ञाता आसीत, वो राजतंत्र का तपस्वी और राजतंत्र का ज्ञाता था। स एकस्मिन उटजे निवसति, इसमें वो एक कुटिया में रहता था। स वैराग्य भावना या पूर्ण आसित, वह वैराग्य भावना से पूर्ण था। निरपा एक बारम चाणक्याय कंबलानी दत्तवान, राजा ने एक बार चाणक्य को कंबल दिए। तानी कंबलानी निर्धनेभ्य दातुम निरपम सुचितवान, और उन कंबलों को राजा ने गरीबों में बांटने की सूचना दी। ठीक है। चाणक्य उटजम नगराद बही आसीत, चाणक्य की जो कुटिया है नगर के बाहर थी। केचन चोरा कंबलानी अपहर्तुम चिंतितवन्तः, कुछ चोरों ने कंबल चुराने की योजना बनाई, मतलब कंबल को चुराने का प्लान बनाया, समझ लीजिए आप। और ते एकदा रात्रो चाणक्य से उटजम प्रविष्टवंता, और वे एक रात को चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गए। अब आता है इस पे प्रश्न। प्रश्न है, पहला प्रश्न आता है कि मगध देश से नृपा का आसित, उत्तर भी मैंने दिया है, चंद्रगुप्त मगध देश से नृपा आसित, यहीं पर दे रखा है, चंद्रगुप्त मगध देश से नृपा आसित। अब दूसरा प्रश्न आता है इसमें, चाणक्य कुत्र निवसति स्म, चाणक्य कहाँ रहता था? चाणक्य एकस्मिन उटजे निवसति स्म, वह एक कुटिया में रहता था। अब प्रश्न आता है, निरपा एक बारम चाणक्य किम सूचितवान, राजा ने एक बार चाणक्य को क्या सूचना दी? निरपा एक बारम चाणक्यम कंबलानी निर्धनेभ्य दातुम सूचितवान, राजा ने एक बार चाणक्य को कंबल जो है गरीबों में बांटने के लिए सूचना दी। फिर है, चोरा कदा उटजम प्रविष्टवंता, चोर कब कुटिया में प्रवेश कर गए? रात को भाई। एक चोरा एकदा रात्रो चाणक्य से उटजम प्रविष्टवंता, चोर एक रात को चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गए, घुस गए मतलब। 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न देखिए, 17वें प्रश्न में एक श्लोक दे रखा है, उस श्लोक को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न है, अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा द्वौ प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, नीचे जो पद्यांश है उसको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। हमारे पास जो कविता है, मतलब जो श्लोक है, वो है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजाली इत्थम विचित्यंति कोसगते दूरफे हा हंत हंत नलिनम गज उज्जारा। इसके हिंदी अर्थ के लिए आप अलग से मैंने वीडियो बनाया, उसको आप देख लीजिएगा कि रात्रि बीत जाएगी, सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, कमल का फूल खिलेगा, ये सोच रहा है, फूल के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच रहा है, तभी उस फूल को, उस नलिनी को गज ने, हाथी ने उजाड़ दिया। तो इस तरह से इसका अर्थ है। तो ये आप अलग से मैंने इसका वीडियो बनाया, उसमें देखिएगा। हम इसमें प्रश्नों पे ध्यान देंगे। प्रश्न है कि नलिनम का उज्जारा, तो नलिनम गजा उज्जारा, नलिनी को किसने उजाड़ दिया? गज ने, हाथी ने उजाड़ दिया, तो गजा इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला प्रश्न इसमें कि सुप्रभाते किम भवति, सुप्रभात, सुबह जब होगी तो क्या होगा? सुप्रभाते भास्वान उदयति, सुबह होने पर सूर्य उदय होंगे और पंकजाली हसती, यानी कि कमल का फूल खिलेगा। अब तीसरा जो इसमें प्रश्न है उसको देखिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है, कुत्र स्थिता दूरीफ, जो भौरा था वो कहाँ स्थित था? कमल कोश गते, कमल के फूल के अंदर बंद था भौरा। कमल कोश गते स्थिता दूरेफे विचिंतयति, कमल के फूल के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच रहा है कि सुबह होगी और मैं क्या करूंगा, सूर्य उदय होगा, फूल खिलेगा और मैं उड़ के फुर्र से निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसा जैसा हम सोचते हैं वैसा होता ही नहीं है। क्या हुआ? वहां पर हाथी आया, हाथी ने फूल तोड़ा और पांव से कुचल दिया। द एंड हो गया, समाप्त हो गया सब कुछ। तो ज़्यादा योजनाएं भी नहीं बनानी चाहिए। अब क्या है,
18वां प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न है पठित पाठा आधारितान तृण प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क्या है? पठित पाठ के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो हमने संस्कृत विनोदनी किताब से पाठ पढ़े उसमें से 3 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, उनके उत्तर देने हैं। 4 पूछे गए हैं तो 3 के उत्तर देने हैं। 3 पूछे, 2-2 नंबर के 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सत्संगति इति शब्द से का अर्थ। तो उत्तर हो गया सत्संगति शब्द का क्या अर्थ है? सत्संगति इति शब्द से अर्थ अस्ति सज्जना नाम संगति इति। सत्संगति जो शब्द का अर्थ है सज्जनों की संगति, और सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की संगति ही सत्संगति कहलाती है। दूसरा जो इसमें प्रश्न है राजा रघु कस्य पुत्र आसीत। राजा रघु किसका पुत्र था? तो राजा रघु राजा दिलीप का पुत्र था। तो उत्तर यहां पर सामने दिया है राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसीत। इसी प्रकार से अगला यहां पर प्रश्न आता है सुवर्ण जना कया तोलयंती। सोने को लोग किस प्रकार से तोलते थे? तो स्वर्ण जना गुंजया तोलयंती। ये हाईलाइट मैंने कर रखा उत्तर, आप इसको देख लीजिएगा। गंगा कुतः प्रवहति। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालयात प्रवहति, हिमालय से निर्गच्छति, हिमालय से निकलती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है 19वां प्रश्न, खाली स्थान भरने के लिए है। 19वां प्रश्न यहाँ पर खाली स्थान भरने के लिए दे रखा है। शब्द दिए हैं उनमें खाली स्थान भरना है। तो आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर भरे हुए हैं। कोत्सा महर्षि वर्तंतो, यहाँ से शब्द ले लिया। ते चाणक्यम क्षमाम, ये क्षमाम ये ऊपर दिया है, ऊपर से देख के भरना है। मुनया शांतिम प्राप्त हिमालयम गच्छन्ति, मुनय हो गया। तो दुखस्य बिना नेव सुखस्य बोधा, ये सुखस्य हो गया यहाँ से। पावनम ही हरिद्वारम नगरम, ये हरिद्वारम हो गया यहाँ से। फिर है हरिद्वारम मोक्षप्रदम नगरम, मोक्षप्रदम हो गया यहाँ से। तो इस प्रकार से ये खाली स्थानों में शब्द भरने का। इसमें होता क्या है 6 वाक्य दिए रहते हैं लेकिन हमें 4 ही करने होते हैं। देखा अधोलिखित पदेषु शब्देषु यथोचितम शब्दम चित्वा केवलम 4 रिक्त स्थान यानी पूर्यत, केवल 4 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब आता है खंड 6। खंड 6 क्या है? संस्कृत व्याकरण और अनुवाद का है। 20वां और 21वां प्रश्न यहीं पर एंड हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बहुत लंबा वीडियो हो गया है लेकिन पूरे पेपर को 3 घंटे आपको करने हैं। हम तो 1 घंटे में आपको वीडियो में बता रहे हैं, वहां पर 3 घंटे आपको करने हैं। तो क्या है इसमें? प्रश्न है अधोलिखितेभ्य यथा निर्देशम केवलम 2 प्रश्नम उत्तरत। नीचे लिखे गए निर्देश के अनुसार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हो तो उसमें 3, 4, 5 होंगे लेकिन करने आपको 2 ही हैं। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला यहां पर है संधिम कुरुत, संधि करनी है। पहला आ गया संधिम कुरुत, ये मैंने संधि कर दी। ने धन अनम नयनम इति धन आदि इत्यादि। दूसरा आ गया संधि विच्छेदम कुरुत, ये आ गया संधि विच्छेदम कुरुत। स्वागतम का सुधन आगतम, यद्यपि का यदि धन अपि, इस तरह से हो गया। अब आ गया समास विग्रह। समास विग्रह ये देख लीजिए, समास विग्रह आ गया। समास विग्रह कृत्वा समासस्य नामोल्लेखम कुरुत। नीलकंठा नीलः कंठा यस्य सह मात पितरौ मात च पिता च। तो ये इस प्रकार से आप इनको कर पाएंगे। इस तरह से प्रश्न आएंगे। आप ये उदाहरण मैंने दिए हैं, आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार पेपर का थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो उसको आप जरूर देखिएगा वीडियो को। अब आया है अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें उपसर्ग को अलग करना है। कर दिया हमने उपसर्ग अलग। ये देखिए परोपकार में पर उपसर्ग है और सुशिक्षित में सु उपसर्ग है। तो ये उसके उत्तर हो गए। अब आता है कोष्ठक में दिए गए
शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कोष्ठक में शब्द दिए हैं, देख लीजिए। कोष्ठक में शब्द दे रखा है, जैसे हिमालयन, हिमालयात, तो क्या हो जाएगा इसमें से? इसमें दे रखा है गंगा हिमालयात निश्सरति, तो हिमालयात हो जाएगा। अब है पिता पुत्रेण सह आगता, ये पुत्रेण हो गया, तो इस प्रकार से हो जाएगा। 21वां प्रश्न क्या कहता है? अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम। 21वां प्रश्न है, निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द 6 होंगे, आपको करने 4 के वाक्यों में प्रयोग संस्कृत में। जैसे कि शब्द दे रखा आसीत, आसीत का वाक्य, ऐसा वाक्य बनाना जिसमें आसीत आ जाए। कृष्ण देवकी पुत्र आसीत, कृष्ण देवकी का पुत्र था। गमिष्यामि, अहम अद्य रुड़की नगरम गमिष्यामि, ये हो गया। भार्या, सीतारामस्य भार्या आसीत, सीताराम की पत्नी थी। ग्रम, आयुषी ग्रम गच्छति, आयुषी घर जाती है। अंबोधा, गगने बहवा अंबोधा संति, आकाश में बहुत सारे अंबोधा हैं, बादल हैं। पिबती, शोभना जलम पिबती, शोभना जल पीती है। तो इस तरह से वाक्य बनाना है। और ध्यान रखें कि जो शब्द बनेगा उसको आपको, जैसे कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप उसको काले पेन से हाईलाइट कर दीजिए, काले पेन से लिखिएगा मतलब, ठीक है। अब आता है, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके, दूसरा भी है अथवा करके, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप ये वाला आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप दूसरा कीजिए। दूसरा इसमें क्या है, इसमें दे रखा है निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। जैसे है तुम भोजन करो, उत्तर हो जाएगा तुम भोजनम कुरु, ये संस्कृत में अनुवाद करना है। 3 वाक्य हैं, 2 का करना है। बालक विद्यालय जाते हैं, बालका विद्यालयम गच्छन्ति, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अहम पुस्तकम पठामि। तो इस प्रकार से आपको, इसको हम संस्कृत में 2 वाक्यों का कर सकते हैं अनुवाद। और आप, मैं हूं संजीव कुमार कोहली, आप मेरे साथ देख रहे थे ये वीडियो, जो कि प्री बोर्ड का वीडियो था, जो इस बार मार्च में जो बोर्ड परीक्षा होनी है उसमें किस प्रकार से पेपर आपका आ सकता है उत्तराखंड बोर्ड में, उसका ये एक सैंपल था। तो ये आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। आप सभी सफल हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।